बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 6 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं और इसमें एमसीक्यूज़, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ देखेंगे। और इससे पहले एक दो बातें आपसे जो करना ज़रूरी हैं वो ये हैं कि एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये आपकी वीडियो जो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं क्या ये हमेशा यूट्यूब पे रहेंगी? तो इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हूँ, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, तो मेरी ये वीडियोस यूट्यूब पर ही रहेंगी और मैं अपलोड करता रहूँगा और इसकी कोई कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लूँगा। इंशाल्लाह ताला ये हमेशा सदका जारिया ही करता रहूँगा, ठीक है। और मेरे दो यूट्यूब चैनल हैं, एक ये और एक दूसरा है फ़िज़िक्स बाय प्रोफेसर मतीन, ठीक है। उसमें भी मैं फ़िज़िक्स की वीडियो अपलोड करता हूँ। फ़िलहाल एफएससी की कर रहा हूँ, पढ़ाता हूँ, तो उधर यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। तो वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बल्कि मैं आपसे कहूँगा, रिकमेंड करूँगा वो आजकल जो मैं उधर काम करवा रहा हूँ वो ज़रूर देखें। अब काम कौन सा है उधर? काम ये है कि मैं आजकल बच्चों को जो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, लेक्चर के एंड पे उस टॉपिक्स के से रिलेटेड एक या दो मैं एमसीक्यूज़ ज़रूर करवाता हूँ। और वो जो एमसीक्यूज़ करवाता हूँ वो उसकी जान होती है पूरे लेक्चर की, टॉपिक की, ठीक है। तो आप वो ज़रूर देखें। ये मैंने तब से शुरू किया था, एक स्टूडेंट ने सर मुझे कहा था सर प्लीज़ हमें एमसीक्यूज़ भी करवाती हैं करें, तो फिर तब से मैंने ये ऐड करनी शुरू कर दी एमसीक्यूज़। ये ज़्यादा नहीं मैंने पीछे से ऐड की, ये रिसेंटली मैंने ऐड करना शुरू की हुई हैं एमसीक्यूज़। और अब जो नेक्स्ट बना रहा हूँ वो सब टॉपिक के एंड पे मैं एमसीक्यूज़ ज़रूर ऐड कर देता हूँ, 2 3 1 जो उसका निचोड़ होती हैं, कंसेप्चुअल होती हैं, तो वो आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो आपके लिए वो हेल्पफुल होगी। और मैं इस अपने दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया, वहाँ से क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे लिखें कि फ़िज़िक्स बाय प्रोफेसर मतीन, ठीक है, तो आपको वो आ जाएगा फ़िज़िक्स बाय प्रोफेसर मतीन, ठीक है। तो ये ओपन हो जाएगा मेरा चैनल। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हम चैप्टर 5 की ये एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। एमसीक्यूज़ ये मैंने इधर लिखी हुई है, ए बॉडी इज़ मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एंड सेंटीपिटल एक्सेशन, ठीक है। बॉडी सर्कल में रोटेट कर रहा है, तो इसका टेंजेंशियल, टेंजेंट के लॉन्ग, और सेंटीमीटर जो सेंटर की तरफ होता है, ये दोनों क्या होंगे? ये जो पहली वैल्यू है ये लिखी हुई है इस क्वेश्चन के मुताबिक टेंजेंशियल की है और दूसरी वैल्यू सेंटीमीटर की है। तो पहली ऑप्शन में, दूसरी, तीसरी में कौन सी ऑप्शन है? एक तो ज़रा देखें, जब बॉडी सर्कल में रोटेट करती है तो होता क्या है, उसके रोटेट करने से बॉडी के ये जो एक्सेशन है टेंजेंट के लॉन्ग, ए टी इसको टेंजेंशियल और ये सेंटर की तरफ। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो हम जानते हैं एक्सेशन क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो टेंजेंशियल एक्सेशन तो हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है, लेकिन सेंटीमीटर एक्सेशन ज़ीरो नहीं होगा, वो क्या होगा, सर्कल में v स्क्वायर r हो जाएगा। तो फिर इधर ये वाली ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास कि टेंजेंशियल एक्सेशन तो हो गया ज़ीरो, लेकिन सेंटीमीटर एक्सेशन ज़ीरो नहीं होगा, सी ऑप्शन आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू इसकी देखते हैं। इसमें कहता है कि अगर रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एंड हुप इज़, हुप है और डिस्क है, इनकी रेशो फाइंड करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। और ये हम जानते हैं, ये याद रखना आपने, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये हुप का होता है। इनको डिवाइड किया तो 1/2 बचा, 1:2 आ गया, ई ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट पे हम देखें तो ये एमसीक्यूज़ है, काइनेटिक रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। हाउ इज़ रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम? तो एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ये तो आपने पढ़ी हुई है, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, लेकिन उसने पूछा है एंगुलर मोमेंटम की टर्म में, ठीक है। तो इसके लिए देखें, ये फार्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है। ये फार्मूला कहाँ से आता है? ये काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से हम बना सकते हैं, 12mv², ठीक है। यहाँ पे हमने m से मल्टीप्लाई भी कर दिया
और m से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, और इधर काइनेटिक एनर्जी है, और ये जो स्केयर है ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा पी स्केयर ओवर 2m, ठीक है। और अब इसको इधर ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा पी स्केयर इज़ इक्वल टू m काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और ये जो स्केयर आ रहा है इसको स्केयर आ रहा है इसको रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं डायरेक्ट, आपको याद होना चाहिए। अब इधर से एंगुलर टर्म में बनाना है, ये लीनियर है मोमेंटम है, तो लीनियर की जगह क्या लिख दें, एल एंगुलर मोमेंटम, और ये एम लीनियर मोशन में मैस होता है, और एंगुलर मोशन में मैस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। आई लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी है और ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ये लीनियर है तो ये रोटेशनल है, तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। तो इधर फार्मूला क्या लिखा हुआ ये है, ठीक है, ये के फॉर काइनेटिक है, तो ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, फॉर सेम मैस एंड वेलोसिटी विच वन इज़ ग्रेटर फॉर डिस्क। डिस्क के लिए कौन सी ग्रेटर है, ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल ग्रेटर होगी, या बोथ सेम होंगी, या नन ऑफ दिस। तो देखें ये जो डिस्क के लिए होती है ना रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, वो 1/4 mv स्क्वायर है, और जो ट्रांसलेशनल होता है वो क्या है, 1/2 mv स्क्वायर है। तो यहाँ पे कौन सी ग्रेटर आ रही है, फिर ट्रांसलेशनल ग्रेटर आ रही है, तो ये बी ऑप्शन आ जाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पे, इसमें नेक्स्ट में कहते हैं द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ विल बिकम्स। सेंटर ऑफ अर्थ पे वेट क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ पे जी क्या हो जाता है, 0, तो वेट भी 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, इफ़ द रेडियस ऑफ स्पेस क्राफ्ट इज़ इंक्रीज्ड then the frequency of spin motion of the satellite required to produce necessarily artificial gravity will be। अब ये फॉर्मूला लगेगा, इधर मैंने लिखा हुआ है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए, तो इधर आपने इधर वैल्यूज पुट की, आर ज़्यादा होगा तो एफ़ क्या होगा, कम, फ्रिक्वेंसी कम होगी, इन्वर्स है, तो ये डिक्रीज आ जाएगा। देखें ये मैंने सारे टॉपिक जो है ना ये मैंने आपको पढ़ा दी हैं, ठीक है, थ्योरी मैंने आपको बताई है कैसे पढ़नी है। अब उससे रिलेटेड हम MCQs कर रहे हैं, और आपसे मैंने कहा हुआ है आपने कैसे तैयारी करनी है, आप उधर से स्कॉलर सीरीज़ की MCQs पढ़ें जो सब टॉपिक वाइज दी हुई हैं, ज़रूर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ख़ुद ये आप थ्योरी पढ़ें, जैसे मैंने आपको बता दिया कैसे थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। अब मैंने बता दिया है, डायरेक्शन बता दिया है, मेहनत आपने खुद करनी है। थ्योरी पढ़ने का तरीक़ेकार क्या है वो आपको लेक्चर नंबर 6 में बताया हुआ है, ठीक है, 2 वीडियो बना के। अब ये भी लेक्चर 6 है, लेकिन ये 3rd पार्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट विद मास m एंड रेडियस हाफ ऑफ दैट अर्थ विल बी। तो ये याद रख लें कि जो फार्मूला होता है ग्रेविटी का, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का, वो gm/r² होता है। अब मास को हाफ कर दिया, रेडियस को हाफ कर दिया, तो ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इधर इस 2 का स्क्वायर होगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, कैंसिल होंगे तो यहाँ पे 2g आ जाएगा, ये सारा फार्मूला दोबारा g का बन जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर ये ऑप्शन आ जाएगी। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टू मूव इट अराउंड दी अर्थ। जियो स्टेशनरी कितनी वेलोसिटी से मूव करता है, क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब कम से कम वेलोसिटी। और स्टूडेंट्स देखे बगैर ये आंसर लगा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट में 7.9 किलोमीटर पर सेकंड पढ़ा होता है, ठीक है, तो वो ये लगा लेते हैं ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की है, ये जियो स्टेशनरी नहीं है। जियो स्टेशनरी वो होता है जो अर्थ के इक्वल टाइम में रोटेट कर रहा होता है अर्थ के साथ। इधर क्या है, जियो स्टेशन सैटेलाइट की जो होती है ना, वो FSC की बुक में दी हुई है 3.1 किलोमीटर पर सेकंड आती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज आएगा। अब आ जाए नेक्स्ट ये पे, सिलेंड्रिकल रिंग इज़ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, द रेशो ऑफ इट्स रोटेशनल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज़, ठीक है। तो ये फार्मूला है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ट्रांसलेशन, इनकी रेशियो लेनी है, तो फार्मूला क्या है, हाफ mv², ठीक है। ये इधर लिखा हुआ है सिलेंड्रिकल रिंग बेसिकली होप को कहते हैं, ठीक है, होप रिंग होती है, रिंग को होप कहते हैं। अब ये फार्मूला इसकी रोटेशन का फार्मूला और ट्रांसलेशन का फार्मूला सेम होता है, तो कैंसिल होंगे तो
क्या आ जाएगा 1/1 यानी 1:1 या सिंपल 1 आंसर आ जाएगा। इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द इफ़ेक्ट ऑन ऑर्बिटल वेलोसिटी इफ़ मास ऑफ सैटेलाइट बिकम्स ट्वाइस। तो अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें तो इस फार्मूले में तो मास सैटेलाइट का है, अगर ये अर्थ है ठीक है और अर्थ के राउंड सैटेलाइट रोटेट कर रहा है तो इधर तो सैटेलाइट का मास ही नहीं है, इसका मतलब है ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड नहीं करेगी सैटेलाइट के मास में, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करती है जैसे अर्थ प्लैनेट है। अब इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट, ए पर्सन स्टैंड ऑन ए वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट गोइंग अपवर्ड्स with constant velocity. If the weight of person under circumstances is weight W है, weight shown by the weighing scale is in the lift will be। देखें वो कह रहा है लिफ्ट है जो कि लिफ्ट क्या कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये की पॉइंट है इसका कांस्टेंट वेलोसिटी, और वेट कितना है पर्सन का उसके अंदर W है। वेट शोन बाय द वेइंग स्केल इन लिफ्ट विल बी, तो जो लिफ्ट के अंदर वेइंग स्केल लगा हुआ है वो कितना वेट बताएगी, तो उसको देखें तो आप तो आंसर बताएगी वो W वेट ही बताएगी कितना होगी, क्योंकि हम तो जानते हैं कि अपवर्ड लिफ्ट मूव करे वेट बढ़ता है, नीचे है कम होता है, लेकिन वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, लेकिन इधर क्या कह दिया उसने कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में तो वेट चेंज नहीं होगा तो फिर ये आ जाएगा, लेकिन जो बच्चे कांस्टेंट वेलोसिटी को फोकस नहीं करेंगे वो कह देंगे इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट 7 पे। 7 में कहता है ए वेट इज़ सस्पेंडेड फ्राम दी रूफ ऑफ स्टेशनरी लिफ्ट बाय स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, रूफ है लिफ्ट है, ठीक है, जैसे ये लेट कर लें ये लिफ्ट है, इसकी रूफ से क्या है ये स्प्रिंग बैलेंस ये वेट को मेजर करता है, ठीक है, ये हमने सस्पेंड किया हुआ है। तो क्या कहता है दी बैलेंस रीड 50G, ये mg होता है ना, तो m 50 है, वेट है यानी 50G, रीड्स 50G इफ़ दी सपोर्टिंग इफ़ केबल सपोर्टिंग दी लिफ्ट ब्रेक्स एंड लिफ्ट स्टार्ट फॉलिंग फ्री फॉलिंग अंडर ग्रेविटी द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल बी। कह रहा है अगर ये लिफ्ट टूट जाए ना, लिफ्ट ये किसी स्ट्रिंग से लगी हुई थी, अगर लिफ्ट यहाँ से ब्रेक हो जाए टूट जाए, तो ब्रेक होने से टूटने से ये फ्री फॉल नीचे आएगी, अब ये कितना वेट शो करेगी ये स्प्रिंग बैलेंस, तो ज़ीरो वेट शो करेगी, mg 0g मीन ये वेट ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो शो करेगी, क्योंकि इसलिए वेट ज़ीरो शो करेगी क्योंकि फ्री फॉल में पेरेंट वेट ज़ीरो हो जाता है, तो ये बता रहा है कि पेरेंट वेट क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। फिर इसमें देखें कहता है नेक्स्ट MCQ उसमें द पेरेंट वेट ऑफ पर्सन ऑफ मास m इन एलिवेटर इज़ 2 mg, द एलिवेटर इज़ मूविंग। कह रहा है कि एलिवेटर के अंदर वेट 2 mg है, ठीक है, तो बताएं आप एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ आ रही है, तो ज़रा देखें इसके सोल्यूशन में 2 mg का मतलब कहाँ से आया होगा, वेट बढ़ जाता है अपवर्ड जाने से, कितना वेट बढ़ता है ma बढ़ता है, ये मैं पता है इक्वेशन का, और जब ma वेट बढ़ेगा तो इधर a कितना होगा g के इक्वल होगा, जब ये a g के इक्वल होगा एक्सेलेरेशन, तो a की जगह g लगाएंगे तो ये 2 mg आएगा, तो इसका मतलब है कि लिफ्ट 2 mg तब आएगा जब लिफ्ट ऊपर जा रही है। हमें कैसे पता चला ऊपर जा रही है, क्योंकि ये ma फैक्टर ऐड हो रहा है, ma फैक्टर ऐड हो रहा है तो लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, अगर माइनस होगा तो वो नीचे आ रही होती है। अब 6 चैप्टर के देख लेते हैं। इन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रो ए वी इज़ इक्वल टू, ये मैस रेट ऑफ मैस होता है m/t होता है, कैसे, ये रो का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये एरिया वैसे ही है, वेलोसिटी या स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस आवर टाइम होता है। तो देखें ये एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम के इक्वल होता है, ये वॉल्यूम से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी का रह गया मीटर मैस डिवाइडेड बाय मीटर आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट में कहता है ए वुडन बॉल ऑफ डेंसिटी रो इज़ ड्रॉप्ड इन अ लिक्विड हुज डेंसिटी इज़ आल्सो डेंसिटी रो। कह रहा है एक बॉल है जिसको हमने वाटर में क्या किया
ये वाटर में हमने थ्रो कर दिया बॉल को। वाटर की डेंसिटी भी कितनी है, रो, और जिसको हमने थ्रो किया है उसकी डेंसिटी भी कितनी है, रो ही है। वुडन बॉल की भी डेंसिटी रो है, मतलब दोनों वुडन बॉल की और इस वाटर की डेंसिटी इक्वल है। आगे कहते हैं दी टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल इन लिक्विड इज़, तो ये ज़ीरो आ जाएगी। इधर लिखा मोर देन 1, लेस देन 1, इंडिपेंडेंट वेरिएशन, नहीं ये ज़ीरो आएगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इक्वल है, तो वो ऊपर ही फ्लोट करेगा। नीचे कब जाएगा? जब वो क्या होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इक्वल है तो ये उसके ऊपर ही होगा, तो मूव नहीं करेगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी नहीं आएगी। टर्मिनल वेलोसिटी तो होती है कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लूइड में मूव करना, तो ये तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाए 8 पे, नेक्स्ट पे 8 रेन ड्रॉप्स, 8 रेन के ड्रॉप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये क्या कर रहे हैं, सारे के सारे आगे कहता है ये नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, 8 रेन ड्रॉप आर फॉलिंग इन एयर विद टर्मिनल वेलोसिटी से आ रहे हैं। ठीक है, आगे मैंने पूरी MCQs नहीं लिखी। आगे ये है इफ़ दे कंबाइन, आगे मैं MCQs वैसे ही बता देता हूँ। इफ़ दे कंबाइन विद ईच अदर देन दे फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, अगर ये सारे मिल जाएं तो एक सिंगल रेन ड्रॉप बन जाता है। तो आप बताएं इस मिलने से एक जो सिंगल रेन ड्रॉप बनेगा इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। लैदा कितनी है सबकी, लैदा उसने दी हुई है 6 दी हुई है। ठीक है, मैंने वो MCQs कंप्लीट लिखना याद नहीं रहा, तो ये मैंने वैसे ही अब बता दिया। लैदा कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। ये मैंने MCQs लिख लिया है कंप्लीट। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सडनली दे कंबाइन टू फॉर्म वन बिग ड्रॉपलेट, इट विल फेल विद टर्मिनल वेलोसिटी। तो कितनी वेलोसिटी से आएगा अगर ये सब मिल जाएंगे, तो देखें हर एक की कितनी है 6, जब कंबाइन हो जाएंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी इनके उतने टाइम से हो जाएगी, तो 6 × 8 इनका जो बनेगा, यानी इधर उतने टाइम का मतलब मैंने ये है कि इसका एक फार्मूला है। अब वो फार्मूला क्या है ये मैंने लिखा हुआ है, ये आपने याद रखना है। n क्या है, नंबर ऑफ़ ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ये पावर 2/3 और ये VT ये याद रखना है। ठीक है, अब ये कितने ड्रॉपलेट्स हैं 8, और एक हर एक की कितनी है 6, तो इनको सॉल्व कर लें। 2 की पावर 3 हो जाएगी तो 8 आंसर आता है। 3 से कैंसिल, तो मल्टीप्लाई किया तो ये 24 इसका आंसर आ जाएगा। ये नेक्स्ट में है द मैक्सिमम ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन 10 न्यूटन ऑब्जेक्ट। तो देखें ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल होती है, याद रखना है। तो वेट कितना है 10 है, ड्रैग फोर्स कितनी है 10, तो वेट भी कितना हो जाएगा 10 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ होल इन द टैंक वॉल। तो टैंक वॉल से जब ये वेलोसिटी आती है, ये नीचे इधर होल है ना, टोरी-सेल्स का थ्योरम है ये। ठीक है, यहाँ से वाटर नीचे आ रहा है और इधर होल से आउट हो रहा है। कह रहा है कि टैंक से जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसकी क्या होगी, मोर वेलोसिटी मोर होगी इफ़ नियर अपर एंड, अगर होल अपर एंड के करीब है फिर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, या होल मिड में है फिर ज़्यादा होगी, या होल बॉटम एंड पे फिर ज़्यादा होगी। तो आंसर है कि जब ये होल बॉटम पे होगा फिर वेलोसिटी आउट होने वाली ज़्यादा होगी, क्योंकि ये फार्मूला होता है। यहाँ पे जो स्पीड आ रही है वो हाइट के डायरेक्ट है, ये हाइट है ना बेसिकली, ये हाइट जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी ज़्यादा स्पीड से आउट होगा। ठीक है, तो फिर ये C ऑप्शन बन जाएगी। फिर आ जाए नेक्स्ट, ए सॉलिड स्फेयर फॉल्स विद टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन एयर इफ़ इट इज़ अलाउड टू फॉल इन वैक्यूम। अगर ये सॉलिड स्फेयर है, ये नीचे आ रहा है, तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी होती है, हम जानते हैं। अगर इसको वैक्यूम में भेज दें, वैक्यूम में नीचे आएगा तो फिर टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। नंबर 1 ऑप्शन में लिखा है टर्मिनल वेलोसिटी विल बी 20। ठीक है, जितनी एयर में है उतनी वैक्यूम में होगी, या टर्मिनल वेलोसिटी विल बी मोर देन 20, या वैक्यूम में ज़्यादा होगी, या टर्मिनल वेलोसिटी विल बी लेस देन 20, या वैक्यूम में लेस होगी एयर से। तो देखिए इसका आंसर जो है ना वो है देयर विल बी नो टर्मिनल वेलोसिटी। क्यों बोला, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी तो एयर में ही होती है, क्योंकि एयर में ड्रैग फोर्स आती है, एयर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होती है जिसको ड्रैग फोर्स कहते हैं, और वेट की फोर्स क्या होती है नीचे होती है, तो दोनों कैंसिल करती हैं, तो फिर टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी आती है, उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। वैक्यूम में तो एयर होती नहीं है, ना ही ड्रैग फोर्स आनी है ना टर्मिनल वेलोसिटी आनी है। ठीक है, तो आएगा देयर विल बी नो टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन स्ट्रीम लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर द प्रेशर विल बी लो। इसका जो आंसर, तो प्रेशर क्या होगा,
लो हो जाएगा। क्यों बोला? क्योंकि ये हमने पढ़ा है वेयर स्पीड इज़ हाई प्रेशर विल लो, क्योंकि जहाँ पे स्ट्रीमलाइन क्लोज होती है वहाँ पे स्पीड बढ़ जाती है तो प्रेशर लो हो जाता है। अब इसमें देखें, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग विद टर्मिनल वेलोसिटी थ्रू द फ्लूइड में पार्टिकल मूव कर रहा है एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, मूव कर रहा है। तो पार्टिकल जब फ्लूइड में मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन बताना है क्या होगा, ठीक है। तो देखें टर्मिनल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है? कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, चेंज नहीं होती, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो ऑप्शन आ गई। एक बात याद रखनी है कि एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो नहीं होगा, वो कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट, ए फॉग ड्रॉपलेट फॉल्स थ्रू फ्लूइड विद एक्सेलरेशन। जब फॉग ड्रॉपलेट आता है एयर में नीचे की तरफ तो कितने एक्सेलरेशन से आता है? अब कुछ कहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है इसकी क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी से आता है, तो एक्सेलरेशन तो हो जाता है ज़ीरो, हो जाता है एक्सेलरेशन ज़ीरो। लेकिन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन तो ज़ीरो नहीं होता। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होता है? जी 9.8 होता है। तो इधर तो ऑप्शन ही नहीं दी हुई ए की, तो जी की दी हुई है, तो हम कहेंगे ये इक्वल टू जी आएगा। टू बाल्स ऑफ रेडियाई आर एंड टू आर फॉल्स विद द सेम स्पीड द विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस बाय। देखें दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं और इनकी रेशियो दी हुई है रेडियस की। ए का रेडियस कितना है? 1 है, और दूसरे का रेडियस कितना है? 2 आर है। ए का रेडियस आर है, दूसरे का रेडियस कितना है? 2 आर है, ठीक है। इसकी यूँ कह लें, एक का आर है और दूसरे का 2 आर है। अब देखें ये फोर्स हमें पता है ड्रैग फोर्स के फॉर्मूले से, ड्रैग फोर्स रेडियस के डायरेक्ट है, तो इसकी रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट की क्या है? 1, दूसरे के रेडियस क्या है? 1 का फर्स्ट का रेडियस 1 है, दूसरे का रेडियस 2 है, 2 आर है, तो आर से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1:2 हो जाएगा। नेक्स्ट है विस्कस ऑफ फ्लूइड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होती है? टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। गैसेस की इंक्रीज़ होती है और लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज़ होती है, तो फिर ये बोथ ऑप्शन आ जाए। हम नेक्स्ट लेक्चर में इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।